यस फ्रेंड्स, पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया आपके पास पार्ट थ्री लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रैपिड रिवीजन। अभी तक अपने डिविडेंड पे बहुत अच्छा से डिस्कशन किए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट, बारबीडॉल स्टॉप तो याद ही होगा आपको, एंड दो सम्स के आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज अपने पीएल पढ़ेंगे, बहुत छोटा है, और मास्टर सम्स 3/4 करेंगे एंड इसके बाद आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला कंप्लीट। एंड द नेक्स्ट रैपिड रिवीजन कमिंग इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद कैश फ्लो, फिर होल्डिंग, एमलगेमेशन, ब्रांच और एज तो चलते रहेगा। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल पार्ट टू, शेड्यूल 3 पार्ट 2, नेम ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंड डेट। ध्यान रखेंगे अकाउंट नहीं लिखिएगा, पीएल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 26 25 जो भी दिया रहेगा। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, 2 साल का फिगर, रुपीज इन 1000 लैक्स जो भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का पीरियड का फिगर नहीं दिया रहेगा तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। कभी सरप्राइज दे सकता है इंस्टीट्यूट, लास्ट ईयर का भी फिगर दे देगा तो आप दोनों डाल दीजिएगा। सो बेटा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग पीएल तो बनाए ही होंगे क्लास 11-12 पे। क्रेडिट साइड में जो इनकम आता था ट्रेडिंग पीएल में सबको एक साथ रख दिया है। सो फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेकेंड इज अदर इनकम एंड दिस इज टोटल इनकम। बस इतना छोटा सा ही है इनकम साइड, बहुत छोटा। परिवार सुखी परिवार, दो ही परिवार के सदस्य। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक है और दूसरा अदर इनकम, और इसको क्लोज कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेटा आप लोग सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न डाल देंगे, और सर्विस देते हो तो सर्विस से जो आपका फी वगैरह है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आएगा, और ट्रेडिंग कमीशन वगैरह रहेगा तो आएगा, एंड बाकी के सारे इनकम अदर इनकम पे आ जाएंगे, अदर इनकम पे। सो याद रखना है पीएल में इनकम के लिए दो ही आइटम है, आरएफओ एंड दूसरा इज अदर इनकम। आरएफओ में क्या डालेंगे सर, सेल और सर्विस का जो रेवेन्यू है सेल्स रिटर्न के बाद। और ध्यान रखना सेल्स करते जीएसटी के साथ, जीएसटी इज नॉट योर रेवेन्यू, जीएसटी आपको कस्टमर से लेके सरकार को देना है। अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोलेगा सेल्स फिगर नॉर्मली रहता ही है तो आप उसको एक्सक्लूड कर देना, और पेड हो गया तो ठीक है, पेड नहीं हुआ तो आपका वो लाइबिलिटीज में आएगा। सो सेल्स रेवेन्यू शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ योर जीएसटी एलिमेंट, ध्यान रखना। अदर इनकम अपने एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जैसे बैलेंस शीट पढ़े थे, एक बार फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान पे रखते हैं। तो एक्सपेंसेस पे दो आइटम्स है और इनकम पे दो आइटम्स है, क्या क्या, आरएफओ, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस पे क्या क्या आइटम्स आ रहे देखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मैन्युफैक्चरर के केस में आएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मटेरियल खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका कैलकुलेशन सिखाएंगे। अगर आप ट्रेडर हो तो मटेरियल का नाम ही नहीं आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो फर्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है परचेज करते रीसेल के लिए। जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर खरीदेंगे बेचने के लिए तो इसको बोलेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बट टिम्बर प्लाईवुड खरीदेंगे फर्नीचर बनाने के लिए तब इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एंड बेटा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, और स्टॉक इन ट्रेड दिखाना है आपको, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो सैलरी वेजेस वगैरह रहता है। फाइनेंस कॉस्ट में बेटा इंटरेस्ट वगैरह जो आता है, डेप्रिसिएशन तो आप जानते ही हैं, और एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, एंड अदर एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा बेटा ये पहला जो आइटम्स है ये बेसिकली आपके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट रिलेटेड है, फिर लेबर रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और जो बच गया अदर एक्सपेंसेस। एंड टोटल एक्सपेंसेस लेना है बेटा, तो आपका 3 इनकम है, 4 एक्सपेंसेस, 3 माइनस 4 कर देंगे तो आप लोग डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और टैक्स जो भी दिया रहेगा टैक्स लिख लेंगे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर पेपर सेटर ने कोई तामझाम नहीं किया तो इतने ही याद रखेंगे। इनकम साइड का टोटल को थर्ड पॉइंट पे आया। फोर्थ इज एक्सपेंसेस का टोटल, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे पैट। अगर पेपर सेटर ने एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिसकंटिन्यू डाल दिया तो आइए देखते हैं। सो आपके प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गए। अगर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो एक्सेप्शनल आइटम्स डालेंगे, आप AS5 में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी AS5 में पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डाल देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो लॉस सूट कॉम्पेंसेशन या कोई क्लेम वगैरह पे कर रहे हो, या इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल रहा है, या लॉस बाय फायर वगैरह हो रहा है, एब्नॉर्मल लॉस वगैरह, तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में दिखा सकते हैं। तो पेपर सेटर ऐसे नहीं भी बोल सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ऐसे बोल देगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, या लॉस सूट कॉम्पेंसेशन रिसीव, या पेड, या पेएबल, तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में डाल दीजिएगा। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट के पेपर में ऐसा टर्म यूज नहीं किया है, बट आपका इंस्टीट्यूट बाउंसर देने वाला है, आप रेडी रहना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे लिख लेना बेटा, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह या लॉस सूट कॉम्पेंसेशन, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर बेटा जो टैक्स एक्सपेंसेस होता है ना, वो अकाउंट्स के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसे टैक्स एक्सपेंस कहते हैं, और करेंट टैक्स जो टैक्सेशन सिस्टम से टैक्स आता है उसको करेंट टैक्स। और बेटा हमेशा याद रखना, ईपीएस भी आपको कैलकुलेट करना होता है, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, AS20 के बेसिस पे। एक एक आइटम में समझाने वाला हूँ, बस इतना याद रखना। आपका इनकम आ गया था 0.3 पे, इनकम टोटल इनकम 0.4 पे, एक्सपेंसेस आ गया था बेटा, से इनकम आया 500, एक्सपेंसेस आया 300, तो ये 200 बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स दिया रहेगा पेपर पे से 30%, तो 200 का 30% 60 टैक्स दिखा देंगे, और ये बंद कर देना पैट 140 रुपीज़, ये नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम बताया तो देख लेंगे। तो चलिए बेटा एक्सपेंसेस साइड को थोड़ा सा याद करने का कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसमें हर एक आइटम्स को अच्छी तरह से गोद में उठा के समझेंगे इसके अंदर क्या आता है। बेटा एक्सपेंसेस आइटम को याद करने के लिए सीपी सेफ दो, सीपी सेफ दो मीन्स सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी का मतलब सीपी में, पी का मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी का मतलब चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा, ओनली फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल नहीं। CE, सी का मतलब फिर होगा बेटा, सी का मतलब चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। नाउ FE का मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट, और F का मतलब फाइनेंस कॉस्ट, D का मतलब डेप्रिसिएशन, DO, O मीन्स अदर एक्सपेंसेस। तो फटाफट बोलेंगे CP सेव दो, C मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P मीन्स परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर C मीन्स चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, E का मतलब आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, F का मतलब आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट,
डी का मतलब डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन अदर एक्सपेंसेस। नाउ एक एक आइटम पढ़ते हैं। पहला आइटम था RFO। RFO में ये दो आइटम याद रखना, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज। बट सेल से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, ये तो कॉमन सेंस पे है। और भी कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक ट्रेडिंग कमीशन वगैरह होगा तो डाल देंगे। नॉर्मल कमीशन होगा, ऐसे कमीशन लिखेंगे तो अदर इनकम पे डाल देंगे। ट्रेडिंग कमीशन रहेगा तो वहां डाल देंगे। तो ये फर्स्ट आइटम हो गया। सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज अलग अलग दिखाइएगा। अदर इनकम पे कोई भी इनकम जो ऊपर नहीं आया नीचे दिखा देना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गेन हो या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन होगा तो भी यही दिखाएंगे, लॉस होगा तो भी यही दिखाएंगे। लॉस होगा तो नेगेटिव पे रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल, मिसलिनियस इनकम सक जाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न रहेगा तो कर देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल्स को भी मटेरियल कंज्यूम पे डालते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिटर्न रहेगा तो माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं लेना है क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक ऊपर आ गया। सो बेटा आप लोग अपना क्लास 11 याद रखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये एक्सपेंसेस साइड, ये इनकम साइड से ओपनिंग स्टॉक 10 है, क्लोजिंग स्टॉक 12 है। तो आप एक्सपेंसेस में 10 रुपया दिखाते थे, इनकम साइड में 12। बट यहाँ पे कंपनी में दोनों नहीं दिखाना है, दोनों में जो चेंज हुआ वो दिखाना है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक 2 रुपया बढ़ गया, स्टॉक 2 रुपया बढ़ गया तो ये इनकम साइड है, इनकम हायर है पर आपको एक्सपेंसेस में दिखाना है। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन पे दिखा देंगे, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव साइन पे दिखा देंगे। इसका दो लॉजिक पकड़ लेना, एक तो इनकम साइड ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसेस में इनकम को दिखाएंगे तो माइनस कर देंगे तो एक्सपेंसेस कम जाएगा। या दूसरा लॉजिक देखना, बेटा आपका जो स्टॉक था जो खरीदे थे बेचने के लिए उसमें से 2 रुपया का स्टॉक खरीदा हुआ माल बच गया, पहले का तो 10 स्टॉक था ही, अभी 12 हो गया। तो इस साल जो माल खरीदे थे उसमें से 2 रुपया का बच गया तो आपका वो इस साल का खर्चा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर, इसलिए खर्चा से माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना इंक्रीज इन स्टॉक एक्सपेंसेस को कम कर देता है, इंक्रीज इन स्टॉक। और बेटा एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहाँ 10 था यहाँ 9 हो गया तो ये डिक्रीज इन स्टॉक, तो यानी ओपनिंग स्टॉक 10 का था, क्लोजिंग 9 बचा तो ओपनिंग स्टॉक से भी एक्सपेंसेस हो गया तो इसे हम लोग 1 रुपीज़ को एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, ये ध्यान पे रखना। सो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव साइन पे दिखाना, खर्चा कम जाएगा, और डिक्रीज इन स्टॉक हो गया तो खर्चा बढ़ गया पॉजिटिव पे। तो बेटा ये थोड़ा अच्छा से देखना, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कोई दम नहीं है, आप अपने स्टाफ पे जितना भी खर्चा करते हो सब कुछ इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे आएगा, सैलरी, वेजेस, लीव सैलरी, PF वगैरह पे, ग्रेजुएटी, कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे जो कॉम्पेंसेशन देते हो। थोड़ा डायरेक्टर्स के बारे में ध्यान रखना बेटा, आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, एक तो इम्प्लॉई डायरेक्टर होते, इम्प्लॉई, तो वो उनको फिर उनको सैलरी देंगे तो इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस पे, और डायरेक्टर को फी लिखा रहेगा, फी लिखा रहेगा तो अदर एक्सपेंसेस में, इम्प्लॉई रहेगा तो रेमुनरेशन लिखा रहेगा, सैलरी, तो डायरेक्टर, मैनेजर, बाकी के स्टाफ, अकाउंटेंट सभी स्टाफ हैं तो
एम्प्लॉय बेनिफिट पे डायरेक्टर के साथ फी लिखा रहेगा तो दे अटेंड मीटिंग एंड गेट फी, सो एम्प्लॉय नहीं होते, वो अदर एक्सपेंसेस पे डाल देंगे। डायरेक्टर को ध्यान रखना है दोस्तों। फाइनेंस कॉस्ट तो बेटा नॉर्मली तो आपको इंटरेस्ट पता ही है, बट ए स्वीट 16 पे फाइनेंस कॉस्ट में और भी आइटम्स आते, इंटरेस्ट तो आए गई, डिवेंचर्स बॉन्ड सब पे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का लॉस हो राइट ऑफ करना भी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशंस, ये सब भी फाइनेंस कॉस्ट पे आएंगे। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, ये सब भी आपको फाइनेंस कॉस्ट पे दिखाना है। और जो भी खर्चा बच गया उसे डाल देंगे अदर एक्सपेंसेस पे। एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमेबल्स, फिल्म एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, बैड डेट, पीडीडी। बेटा बैड डेट पीडीडी पे अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग स्टेशन या आपके फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, जो बच गया सब कुछ। थोड़ा सा डिस्क्लोजर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का थोड़ा डिस्क्लोजर देना होता है, जस्ट 2-3 आइटम का डिस्क्लोजर देख लेना। आपके इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, आपसे आपको पूरा सीए ही समझ लेता है एंड क्वेश्चन सेट कर देता है उसी तरह से। तो सैलरी वेजेस दिखा देना है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईशॉप वाला, स्टाफ वेलफेयर वगैरह। और ये तो बेटा एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज डाला भी है। एनी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, कोई भी आइटम जो पीएल में दिखा रहे हो विच एक्सीड्स 1% ऑफ आरएफओ और 1 लाख विच एवर इज हायर। आपका 1 लाख देखेंगे और 1% ऑफ आरएफओ, दोनों में जो हायर होगा, अगर उससे भी अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाता है किसी भी इनकम एक्सपेंसेस का, उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल ये ओके, इसे आप याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। क्या लिमिट था बेटा? हायर ऑफ द फॉलोइंग 1% ऑफ आरएफओ और 1 लाख, जो हायर है उसको ले लेंगे। अगर आपका कोई एक्सपेंसेस इनकम इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो डिस्क्लोज करना है आपको अलग से। एज पर शेड्यूल 3 कंपनी से डिस्क्लोज बाई वे ऑफ नोट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीगेट इनकम एक्सपेंसेस। तो कौन से आइटम्स को विच एक्सीड्स 1% ऑफ आरएफओ और 1 लाख विच एवर इज हायर। सो दैट्स इट। ऑडिटर का पेमेंट तो जरूर से देखना है, सीए साहब को जाता है डिस्क्लोजर। ऑडिटर्स का पेमेंट ऑडिट के लिए, टैक्स के लिए, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, अदर सर्विसेज, रिम्बर्समेंट, इसे इंपॉर्टेंट रखेंगे। आप सीए बनने जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट देखेगा कि भैया आपको जो पेमेंट मिलेगा उसका ब्रेकअप आपको पता है क्या। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्लोजर भी चाहिए। अमाउंट रिक्वायरमेंट, ईयर एंड शॉर्टफॉल, क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल रीजंस, ये जस्ट देखने से भी हो जाएगा। बेटा आइए क्विक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स का, फिर उसके बाद अपने पीएल बैलेंस शीट्स के सम्स करेंगे 3-4, और फिर आपका ये जो रैपिड रिवीजन का सेशन समाप्त हो जाएगा। सो चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। तो एडजस्टमेंट में कोई आइटम दिया रहेगा, कोई ट्रांजेक्शन्स, तो ये समझना कि उसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुआ तो आपको उसका अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग एंट्री आप करोगे तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट, तो 2 ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो उसका एंट्री हो गया, एक ही ट्रीटमेंट होगा। सो एक अब क्लास 11 के बच्चा के तरह थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कोई भी इनकम एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो उसका एंट्री डन, एक ही ट्रीटमेंट होगा, जहाँ आना होगा आ जाएगा, कोई भी आइटम, एनी आइटम। और वो एडजस्टमेंट पे दिया है ट्रांजेक्शन तो एंट्री नॉट डन, एंट्री नॉट डन। तो आप एंट्री करोगे तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट, उसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। कॉमन सेंस है फिर भी बता दिए। आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको मिलेगा, कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस में दिया है तो फिर इसका एंट्री हो गया, सिर्फ अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में डाल देंगे। और एडजस्टमेंट में दिया है तो एंट्री नहीं किया तो एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा और अदर करेंट लाइबिलिटीज। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है, ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो अदर करेंट एसेट्स, और एडजस्टमेंट में दिया है एंट्री नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एंट्री होता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करेंट एसेट्स और एक्सपेंसेस से माइनस, एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो डेफिनेटली डेबिट बैलेंस होगा, अदर करेंट एसेट्स, एडजस्टमेंट में दिया है तो एंट्री नहीं हुआ, एक्रूड इनकम टू इनकम, एक्रूड इनकम को अदर करेंट एसेट्स और इनकम में प्लस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर इनकम एडवांस में मिला है तो आपके लिए लाइबिलिटी से, एडजस्टमेंट में दिया है तो क्रेडिट साइड पे रहेगा, और एंट्री नहीं किया तो इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो इनकम से माइनस कर देंगे और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अदर करेंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो एंट्री हो गया, ओनली पीएल पे आएगा, और एडजस्टमेंट में दिया है तो डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग एंट्रीज में दो टाइप से होता है, कभी कभी डेप्रिसिएशन टू एसेट्स पे लिखा जाता है और कभी कभी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दिया है तो यहाँ पे समझना फिक्स एसेट्स कॉस्ट पे मेंटेन किया है और उसका सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन पे रहेगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस रहेगा ट्रायल बैलेंस में, वो लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो बैलेंस शीट में खड़े थे, और आपको बनाना है तो पीएल टू प्रोविजन, पीएल में अभी अभी दिखाए थे माइनस कर देंगे, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे। क्लोजिंग स्टॉक बेटा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, एडजस्टमेंट में डालता है, तो हम लोग उसे पीएल में भी डालेंगे, बैलेंस शीट पे भी डालेंगे। अगर पेपर सेटर ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, पेपर सेटर ने एडजस्टेड परचेज डाल दिया, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज COGS डाल दिया, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे आएगा और क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि COGS में आ गया, परचेज अलग से नहीं होगा, COGS में आ गया, रिटर्न भी नहीं रहेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस पे दे दिया ना तो टन से समझना एडजस्टेड परचेज, पहले ही सम से दिखेगा बेटा। कुछ कुछ हिडन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, थोड़ा हिडन एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेटा ये ट्रायल बैलेंस है, ये 10% डिवेंचर या लोन है बेटा, ये 5000 है, तो बेटा 10% डिवेंचर 5000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द ईयर अगर साल भर का है तो 500 रहेगा, और यहाँ पे डेबिट में दे देगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से 400 दे दिया, और ये एडजस्टमेंट्स कहीं नहीं बोलेगा आउटस्टैंडिंग है, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट सर, कभी भी परसेंटेज वाला आइटम, परसेंटेज वाला आइटम ट्रायल बैलेंस पे देगा, लाइक 10% लोन, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% डिवेंचर, तो पेपर सेटर का औकात एक ही जगह आके पहुंचता है, हाइड एंड सीक बिस्किट खाओ जो रहमान भाई खिलाए थे, रहमान भाई को याद रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में हाइड एंड सीक बिस्किट लिख देना, आपको याद रहेगा। सर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 4 है, 500 हुआ लेकिन पेड है 400, तो आउटस्टैंडिंग हो गया कितना 100, तो आप फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे 400 प्लस 100 500, और बेटा अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग 100, बट ये ध्यान रखना, ठीक है, यस सर, ये सब के लिए हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट बेटा, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट,
बैड डेब्ट तो पीएल में आता ही है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है ना तो पीएल में कौन सा फिगर दिखाएंगे देखना, बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बैड डेब्ट तो पीएल में आता ही है, बट पहले से भी प्रोविजन बना के रखा था, ये गिवन रहेगा, ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो बैड डेब्ट प्लस न्यू पीडीडी लेस ओल्ड पीडीडी पीएल में जाएगा। और सर न्यू पीडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो नया डेटर्स रहेगा उस पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल रख दिया क्लास 11 के बच्चों के तरह, ट्रिंग टिंग टिंग, ये डेटर्स है 27,000, ये बैड डेब्ट है 4,000, ये प्रोविजन कोई भी ट्रायल बैलेंस पे रहेगा ना प्रोविजन, ये ओल्ड पीडीडी है भाई लोग, और डूब गया 2,000, पहले डूबा था 4,000 और डूब गया 2,000, तो आपको अभी अभी बताए थे इसका एंट्री नहीं हुआ, फर्दर बैड डेब्ट एडजस्टमेंट पे है, तो आप एंट्री करेंगे बैड डेब्ट टू डेटर्स, तो आपका बैड डेब्ट 2,000 बढ़ गया और डेटर्स 2,000 कम गया, तो अब कितना बैड डेब्ट हो गया दोस्तों 6,000। अब पीडीडी बनाना है 10%, तो 27 पे मत बनाना, डेटर्स में सब एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में जो फिगर रहेगा उस पे बनाना, तो डेटर्स 27 माइनस टू 25,000, देखो मैंने कितना प्यार से पीडीडी बनाया। सन्डी डेटर्स 27,000, फर्दर बैड डेब्ट 2,000, आपका डेटर्स बना 25,000, पीडीडी 25,000 पे 2,500, एनपीएल में कितना जाएगा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट 4K था और 2K, न्यू पीडीडी ओल्ड पीडीडी 4,000, और बैलेंस शीट में अपने 22,500, जरूर से देख लेना, ये मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एनुअल रिटर्न स्टैट्यूटरी बुक शायद लॉ में आप कवर किए होंगे। यस दोस्तों, अब अपने दो सम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट पीएल बैलेंस शीट का, एक विदाउट एडजस्टमेंट वाला, एक विथ एडजस्टमेंट, इसी टेक्निक से बाकी का सम आपको प्रैक्टिस करना है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपी एग्जाम का सारे एडजस्टमेंट्स भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो दोस्तों एक सम लेते विदाउट एडजस्टमेंट वाला, you are required to prepare balance sheet and statement of PL from the trial balance। हरिया केमिकल्स ट्रायल बैलेंस, बेटा जब भी आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो आपको ये समझना है डेबिट साइड जो डेबिट आइटम्स रहेंगे या तो वो एक्सपेंसेस होंगे या एसेट्स। सो जो आइटम डेबिट साइड में है या तो आपके पीएल के एक्सपेंसेस पे आएंगे या बैलेंस शीट के एसेट्स में, कंफ्यूज नहीं होना। और क्रेडिट साइड में जो आइटम है बेटा या तो आपका इनकम होगा या लाइबिलिटीज या कैपिटल, तो बैलेंस शीट के इनकम साइड में, पीएल के इनकम साइड में दो ही आइटम है और लाइबिलिटीज कैपिटल। सो देख लेते हैं, और एक एडजस्टमेंट से क्लोजिंग स्टॉक का। सो पेंसिल से लिख लेंगे कौन से आइटम्स कहाँ के हैं, और आपको एक शॉर्टकट टेक्निक देंगे जल्दी से सम्स करने का। तो एक सम में ले रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट वाला और एक सम एडजस्टमेंट, फिर दोनों टाइप के सम्स कवर हो जाएंगे। इन्वेंट्री बेटा ये ओपनिंग स्टॉक है, ये पीएल में चेंज इन इन्वेंट्री पे आएगा। बेटा फर्नीचर पीपीई डिस्काउंट डेबिट साइड में है, एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, लोन टू डायरेक्टर डेबिट साइड में है तो एसेट्स ही होगा, कंपनी ने दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट कमीशन, अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल कंज्यूम का पीएल में अपना जगह है, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई पे आएगा, रेंटल अदर एक्सपेंसेस, करेंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे है तो बेटा ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आएगा सीसीई पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट है, फिल्म एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, पिक्चर्स पीपीई, और वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, कंज्यूमेबल्स को आप अदर एक्सपेंसेस पे दिखाएंगे, कोई कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम पे दिखाता, कंज्यूम के साथ भी प्लस कर सकते हैं। फ्री होल्ड लैंड बेटा पीपीई है, टूल्स एंड इक्विपमेंट पीपीई है, गुडविल भी एसेट्स है, इंटेंजिबल पता ही आपको, ट्रेड रिसीवेबल का खुद का घर है, डीलर्स एड,
ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, ये सब अदर एक्सपेंसेस, और डिवेंचर इंटरेस्ट बेटा फाइनेंस कॉस्ट है। क्रेडिट साइड में जो आइटम्स है या तो इनकम हो गए, लाइबिलिटीज, कैपिटल। कैपिटल तो शेयर कैपिटल पे आएगा, 11% डिवेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा आपको बताया गया था ट्रायल बैलेंस में कोई परसेंटेज वाला आइटम लोन, इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर दे तो टन से इसका इंटरेस्ट भी देख लीजिएगा 55,000, और यहाँ पे 55,000 दिया है, इट्स ओके, तो सब ठीक ठाक है भाई। ओके, ट्रेड पेबल का खुद का घर है, सेल्स, रेंट रिसीव, ट्रांसफर फी, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेंट रिसीव, ट्रांसफर फी, अदर इनकम, ये पीएल ओपनिंग पीएल है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस पे जाएगा, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपी से माइनस होएगा। नाउ क्लोजिंग स्टॉक है, ये दो बार दिखाना, एक तो पीएल में चेंज इन इन्वेंट्री और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर। अब बेटा ऐसा सम हुआ, पीएल बैलेंस शीट पूछा है आपसे, तो पीएल बैलेंस शीट पूछा है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और साथ साथ में पीएल का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लेंगे, पीएल, एंड कोशिश करना एग्जाम पे ये इस तरह से ले, इस जगह पे ले, इधर पेज इस साइड बैलेंस शीट, इस साइड पीएल, और पीएल तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, नेक्स्ट पेज से आप उसी पीएल के नोट्स टू अकाउंट्स भी बना सकते हो, अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में बनाना, इट विल सेव टाइम। जो टेस्ट लेते हैं बच्चों का यही बोलता है कि टाइम कम गया, बैलेंस शीट नहीं मिला, टाइम कम गया, नेट प्रॉफिट नहीं आया, तो आप इस तरह से बनाना जिस तरह से आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचे तो आप लोग मेरे को एक बार थैंक यू बोल देना कमेंट सेक्शन में जाकर। तो बैलेंस शीट और पीएल मेन हेडिंग्स तो आप लोग कर लीजिएगा, बारबीडॉल स्टॉक तो पता ही है, करंट, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज़ का मैं सब हेडिंग लिखते चलता हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का सब हेडिंग पे पहले शेयर कैपिटल आएगा, लिख लेता हूँ यहाँ से देखकर, और बेटा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, मेन हेडिंग आप लोग कर लेना, और फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, और फिर ट्रेड पेबल, इतना ही आइटम दिखा बेटा आप लोगों को, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, रिजर्व एंड सरप्लस, बस इतना ही। तो ये कैलकुलेटर से प्लस माइनस करके हम लोग फिगर लिख लेंगे और बाद में फुर्सत से नोट्स बनाएंगे। अब हम लोग एसेट साइड में सबसे पहला आइटम पीपी था, दूसरा आइटम एसेट साइड का देख लेते हैं क्या क्या था, पीपी है और इंटेंजिबल भी है, इंटेंजिबल, पीपी, इंटेंजिबल, और फिर करंट एसेट्स में बेटा इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ये कैलकुलेटर से प्लस माइनस करके मैं लिख लूँगा, बहुत आसान है, और पीएल का फॉर्मेट भी बना लेंगे, मेन हेडिंग आप लोग कर लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कैलकुलेटर से लिख देंगे, अदर इनकम भी लिख लेंगे, और फिर एक्सपेंसेस में बेटा, एक्सपेंसेस में आपका था सबसे पहले कंज्यूम्ड था बेटा, मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री था बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर आपके पास फाइनेंस कॉस्ट था, और फिर अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन तो दिखाई नहीं, तो इस तरह से आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स तो है नहीं, बस इस तरह से फॉर्मेट बना लेना। आइटम्स कहाँ से लिखेंगे बेटा, आइटम्स आप यहीं से देखकर तो मार्क कर ही लिए थे, इस तरह से लिख लेना, इस तरह से आपका समय बचेगा। अब देखो बेटा एक एक आइटम जहाँ पे आएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो देखो तो शेयर कैपिटल 25 लैक्स है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल 25 लाख, नोट नंबर 1 बाद में बना लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को तो छोड़ दो बाद में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे 5 लाख और 6,45,000, तो 11,45,000 लिख देंगे, नोट नंबर 3 बाद में बना लेंगे, और बेटा हमारा शेयर कैपिटल खत्म, डिवेंचर खत्म, ये खत्म,
ट्रेड पेबल तो डायरेक्ट इसका नोट नहीं चाहिए, 2,81,000 इसका नोट नहीं चाहिए। तो बेटा ये हो गया। नेक्स्ट आइटम सेल्स आया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डायरेक्टली यहीं पे सेल्स लिखकर एक आइटम है तो नोट्स नहीं चाहिए। अब 42,68,000 लिख लेंगे, 42,68,000। जैसे अपन 11-12 में एक ही फॉर्मेट बना के करते थे उसी फॉर्मेट पे लेकर आ गए, बस नोट्स का थोड़ा ध्यान देना। अदर इनकम, अदर इनकम ये दो आइटम 40, ये सेल्स भी हो गया, 46,000, 10,000, 56,000 इसका आपने नोट्स नंबर और डाल देंगे बैलेंस शीट के बाद। सो बेटा आपका इनकम साइड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पीएल, पीएल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस पे डालेंगे, ये पेंडिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो ये तो पीपीई से माइनस होता है, तो अभी पीपीई से माइनस करने वाले हैं। अब लायबिलिटी साइड खत्म, तो यहाँ पे दो आइटम बच गया है, ध्यान रखना है। नाउ एसेट साइड पे पहले इन्वेंट्री, तो ये बेटा ओपनिंग स्टॉक है, ये चेंज इन इन्वेंट्री के काम पे आता है। तो चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपनिंग है बेटा 680 एंड क्लोजिंग 823, 6,80,000 माइनस 8,23,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 6,80,000 माइनस 8,23,000, तो ये 1,43,000 नेगेटिव साइन पे लिख लेंगे। और एडजस्टमेंट से कोई आइटम्स को उठाएंगे तो दो जगह दिखाएंगे एडजस्टमेंट वाला आइटम। अब इसे हम लोग करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज का घर है, यहाँ पे दिखा देते 8,23,000। सो इस तरह से आपका ये खत्म। अब पीपी का बारी आया, पीपी के लिए कैलकुलेटर उठाओ, लिखो कैलकुलेटर में फर्नीचर 2 लाख आ गया, और पीपी 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 प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000, पीपी 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 फिक्चर 3 लाख, पीपी 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 फ्री होल्ड लैंड 15,46,000, टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000, पीपी नहीं है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस 1,46,000, 30,05,000 यहाँ पे लिख लेंगे 30,05,000, 30,05,000 नोट्स में लाएंगे बेटा, नोट्स से लाएंगे अच्छा से, इस तरह से समय बचेगा। फिर आया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अदर एक्सपेंसेस पे आता है, अदर एक्सपेंसेस को सबको टपकाएंगे, 40,000 अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट 20,000, बैड डेट 35,000, कमीशन 1,20,000, और अदर एक्सपेंसेस रेंटल 25,000, और अदर एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, और कंज्यूमेबल अदर एक्सपेंसेस 84,000, और डीलर्स एड अदर एक्सपेंसेस 21,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000, तो 4,76,000 अदर एक्सपेंसेस पे। दोस्तों डेफिनेटली बहुत टाइम बचेगा आपका, बस जिसमें एक से ज़्यादा आइटम है उसका नोट्स बना लेना, और जिसमें एक आइटम है डायरेक्टली दिखा देना। सो बेटा ये भी हो गया। अब लोन टू डायरेक्टर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहाँ पे लोन्स टू डायरेक्टर 80,000, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ डाल दीजिएगा आप लोग, इसके नोट्स भी नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टर्स लोन दिखा देंगे अपने। नेक्स्ट आया मटेरियल कंज्यूम का खुद का जगह है 23,19,000, पीएल में खुद का जगह है 23,19,000। करंट अकाउंट एंड कैश ये सीसी में आता है 45 प्लस 8, 45,000 प्लस 8,000, 53,000, 53,000 नोट्स चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट और कई फाइनेंस कॉस्ट, ये 1,16,000 प्लस 55,000, 1,71,000,
फाइनेंस कॉस्ट 1,71,000 ये गया, फाइनेंस कॉस्ट गया। नाउ वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट पे डायरेक्टली आ जाएगा 9 लाख। देखिए आपका कितना जल्दी से तैयार हो रहा है पीएल बैलेंस शीट साथ साथ। गुडविल इंटैंजिबल पे है 2,65,000। नाउ ट्रेड रिसीवेबल का खुद का घर है 4,40,000। सो पीएल के भी सभी आइटम्स हो गए इधर के, और डेप्रिसिएशन हो गया पीएल ओपनिंग फिगर, और आपका सम खत्म। तो सबसे पहले आप पीएल को बंद करेंगे 42,68,000 प्लस 56,000, ये आ जाएगा 43,24,000। सारा एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे। परचेज वगैरह नहीं था क्या? परचेज नहीं था तो परचेज नहीं आएगा। 23,19,000 माइनस 1,43,000 प्लस 9 लाख प्लस 1,71,000 प्लस 4,76,000 37,23,000, ये आपका आ गया 3723 माइनस कर दीजिए 43,24,000 से 6,01,000। टैक्स तो है को नहीं, तो ये आपका पैट हो गया 6,01,000। ये देखिए वन गो में आपका 6,01,000। और अब पीएल में ओपनिंग पीएल 139 था, तो 1,39,000 प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 7,40,000। अब बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगा 25 लाख 740 11,45,281 25 लाख 711,281 दिस, एंड ये सारे आइटम्स आ गए, बैलेंस शीट मैच हो गया और पीएल तो हो गया। अब आराम से नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ऑथराइज्ड तो दिया नहीं था, इशूड में दिखा देंगे इतना। और रिजर्व एंड सरप्लस तो समझ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हाँ पीपी में थोड़ा फॉर्मेलिटीज था, ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन नेट ब्लॉक, तो प्लांट एंड मशीनरी का ही डेप्रिसिएशन दिया, बाकी कुछ नहीं। और पीपी में फ्री और लैंड पहले दिखाना है, सीसी ये सब सिखाए थे, ये सब सिखाए थे, अदर इनकम सीख लिए, चेंज इन इन्वेंट्री ये नोट नहीं चाहिए, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट चाहिए। तो बेटा आई होप ये टेक्निक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी टेक्निक से अपने P9 भी करेंगे और डेफिनेटली इज गोइंग टू सेव टाइम। और नोट नंबर इसका बनाना इंपॉर्टेंट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। नाउ P9 विथ एडजस्टमेंट्स, और ये सम दोस्तों बहुत बार आपके सीए के एग्जाम पे आया है, बहुत बार। अभी लेटेस्ट सितंबर 24 पे आया, इसका मतलब ये मत समझना सितंबर 24 पे आ गया तो अब आपके एग्जाम पे नहीं आएगा, फिर से 26 में कमिंग सून। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे तो आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पे एक ट्रिक्स लगाएंगे। पहले एडजस्टमेंट्स का अच्छी तरह से वर्किंग नोट बना लेंगे, हर एक एडजस्टमेंट्स को दो जगह दिखाना है, बस ये ध्यान रखेंगे। और बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट बना के टन 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 पोस्टिंग करेंगे। तो ये सब भी मैं बहुत धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा। और इसके बाद के जो सम्स है, दो चार सम्स और लेंगे जिसमें एडजस्टमेंट समझाएंगे। तो लास्ट क्लास में 2 बैलेंस शीट किए थे और अभी 3-4 पीएल बैलेंस शीट के सम कर लेना, गिन के 5-6 और बल्ले बल्ले। सो बेटा एज यूजुअल पहले की तरह बोल रहे हैं फिर से, ये ट्रायल बैलेंस है ₹1000। तो डेबिट साइड में बेटा एक्सपेंसेस एसेट्स आता है, और क्रेडिट साइड में रेवेन्यू इनकम लाइबिलिटीज कैपिटल। आइए लैंड एट कॉस्ट, लैंड एट कॉस्ट बेटा पीपी का आइटम है, पता ही है। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट पीपी का आइटम है, पता ही है। डेटर्स तो डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया है तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो डायरेक्ट एसेट्स में दिखा देंगे इन्वेंट्री। बैंक तो बेटा सीसी का पार्ट है, एडजस्टेड परचेज पीएल पे डायरेक्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ये सब अदर एक्सपेंसेस। और डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट पे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे, और 10% डिवेंचर 135 है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और 10% दिया है तो बेटा इंटरेस्ट आएगा 13.5।
बट इंटरेस्ट दे दिया 14, तो प्रीपेड होगा, बताएंगे आराम से। जनरल रिजर्व, पीएल, एसपी, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस का परिवार के मेंबर्स हैं। सेल्स आरएफओ में जाएगा, और क्रेडिटर्स तो ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपी से माइनस। सस्पेंस में गोलमाल है भाई, गोलमाल है, इसको पता करेंगे। नाउ एक बार प्लेन एडजस्टमेंट्स में फटाफट पढ़ लेता हूँ। सारे एडजस्टमेंट्स का वर्किंग नोट बनाएंगे, और उसके बाद जिस तरह से अभी सोल्व किए थे बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट बनाकर एक साथ सोल्व करेंगे। ऑन 31 मार्च कंपनी इशूड बोनस शेयर 1:2, 1 इक्विटी शेयर फॉर 2, नो एंट्री मेड कर लेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये तो डिस्क्लोजर के लिए है। द कंपनी और एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू रीवैल्यू, ठीक है, रीवैल्यू करेंगे। डायरेक्टर्स डिविडेंड 5 अप्रैल को दिया है, तो ये डिस्क्लोज कर देंगे। एंड ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में 10% ऑफ प्रॉफिट। सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आया बताया, पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, प्लांट और मशीनरी पे प्रोवाइड करना है, 10% ऑफ कॉस्ट करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एंड बैलेंस शीट चाहिए। तो बेटा फटाफट देख लेते हैं पीएल बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स यहाँ पे दिखे हैं, उसका फॉर्मेट बना के सब पहले लिख लेंगे, और फिर वर्किंग नोट भी बना लेंगे बेटा। वर्किंग नोट बना के सभी आइटम्स को दो दो जगह दिखाना है। सो आइए देखते हैं कौन कौन से आइटम्स कहाँ कहाँ आने वाले हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का एक फॉर्मेट बना लेंगे। और 1.5 पेज तो बेटा आपको नोट्स टू अकाउंट्स के लिए चाहिए होगा। फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स पहले बना लेते हैं, सो डेट और भी कुछ वर्किंग नोट्स के थ्रू भी बैलेंस शीट में कुछ आ सकता है, अदर करेंट लायबिलिटीज एंड ऑल, तो फिर वो मिल जाएगा। सो वर्किंग नोट 1 से शुरू करते हैं। वर्किंग नोट 1, तो एडजस्टमेंट्स के साथ सम रहेगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले वर्किंग नोट्स बना लेना है, एटलीस्ट 3 पेजेस छोड़ के। 1 पेज बैलेंस शीट महाराज के लिए, हाफ पेज पीएलजी के लिए, और फिर 1.5 पेज नोट्स टू अकाउंट्स महाराज के लिए। नोट्स टू अकाउंट्स पे कंजूसी मत करना, अगर सिर्फ बैलेंस शीट का भी सम आया ना 10 मार्क्स का, तो 4 या 5 ही आपको बैलेंस शीट के लिए देंगे। इस स्टेज में बैलेंस शीट बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं हूं कि आपको बच्चा की तरह समझाता हूँ, ट्रिंग टिंग टिंग, बट इंस्टीट्यूट आपको बच्चा नहीं समझता है, आपको ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट समझता है। नोट्स के लिए, नोट्स बड़े लोग कर पाते, तो आप लोग बड़े लोग हो, नोट्स पे ध्यान देना। ऑन 31 मार्च कंपनी इशूड बोनस शेयर 1:2 basis, 1 शेयर फॉर every 2, नो एंट्री मेड। सो बोनस शेयर्स पे डिस्कस करेंगे। तो शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया का था, 20,000 शेयर्स, 1/2, तो 20,000 शेयर यानी 10,000 बोनस शेयर इशू होगा। एंड बोनस शेयर के लिए सोर्सेज बोले थे सीआरआर पहले खाना, बट सीआरआर है नहीं, तो एसबी यूज करेंगे। एसबी खत्म होगा तो जनरल रिजर्व यूज करेंगे, वो खत्म हो जाएगा तो पीएल। सो वर्किंग नोट 1 बोनस शेयर्स के लिए करने जा रहे हैं। वर्किंग नोट 1 बोनस शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स इंटू 10 है 2 लाख। बोनस शेयर इन्होंने बोला 1/2 इंटू 20,000, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10, 1 लाख रुपीज़ का बोनस शेयर इशू होगा। रुपीज़ इन 1000 करेंगे तो 3 जीरो हट जाएगा। सो 1 लाख का बोनस शेयर इशू होगा, तो पहले एसपी खाएंगे, फिर जनरल रिजर्व 2 बोनस शेयर, और बोनस शेयर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होता है। तो अल्टीमेटली बोनस शेयर कट जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो तो बेटा एसपी में कितना रुपया है 27, बाकी का जनरल रिजर्व से खाना पड़ेगा। आपको बोनस शेयर्स के लिए 100 चाहिए, रुपीज़ इन 1000 लिख रहे हैं, तो इसमें एसपी में कितना था दोस्तों 27। आप लोग क्वेश्चन खोल के रखना दोस्तों, तो 100 माइनस 27, तो जनरल रिजर्व से खाएंगे 73। सो ये बोनस शेयर का एंट्री, बोनस शेयर का। तो बोनस शेयर इशू करने से इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क करना है। एसपी कम जाएगा,
जनरल रिजर्व कम जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बेटा एसपी कम जाएगा, तो एसपी से माइनस करेंगे 27, जनरल रिजर्व कम जाएगा तो जनरल रिजर्व से माइनस करेंगे 73 और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 100। तो ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट डन। सेकेंड, ऑथराइज शेयर कैपिटल तो डिस्क्लोजर के लिए है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। ये नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज कैपिटल इतना लिख के रख देंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट है बेटा, द कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रीवैल्यू लैंड का रीवैल्यू 2,45,000 किया है। तो लैंड 148 था, 148 से 245 हो गया, तो 245 97 बढ़ गया। सो बेटा वर्किंग नोट 2 रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, बुक वैल्यू था 148, रीवैल्यू किया 245, 148 का रीवैल्यूड किया 245, सो 97 इंक्रीज। तो इसका एंट्री होता है बेटा, इसका एंट्री इसका एंट्री होगा लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 97। अब इसका दो इफेक्ट होगा जो एडजस्टमेंट से आएंगे, लैंड में प्लस और रिजर्व्स एंड सरप्लस, लैंड में प्लस और रिजर्व एंड सरप्लस पे प्लस। तो चलिए लैंड में प्लस करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस पे डालना है। तो लैंड पे प्लस कर लेंगे 97 और रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, इधर ही रिजर्व्स एंड सरप्लस पे रीवैल्यूएशन सरप्लस 97 आएगा। या वर्किंग नोट से बैलेंस शीट बनाते समय आइटम्स को देखते रहेंगे। सो बेटा 1 2 3 हो गया। डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड, इसको डिस्क्लोज करेंगे एंड ट्रांसफर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। सो बेटा नोट नंबर 3, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसका एंट्री होता है बेटा, इसका एंट्री जो आपका पीएल से कट के जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा। तो पीएल से माइनस कर देंगे और रिजर्व में प्लस, वो प्रॉफिट आएगा तो पता चलेगा कितना परसेंट था बेटा, 10%। सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने दो, फिर हम लोग इसको भरेंगे। बट नोट लिख के रखेंगे ना तो आइटम ही मिस नहीं होगा बेटा। और अब बढ़िया से समझना है आपको ये वाला आइटम्स बहुत बढ़िया से समझेंगे आप। ये वाला आइटम बहुत फेवरेट इंस्टीट्यूट का आइटम है, आइए देखते हैं। वो जो सस्पेंस 3000 का दिख रहा था ना बेटा, 3 का रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सम मशीनरी। आपने कोई मशीन बेचा है, ऑन फर्स्ट डे को बेचा, कॉस्ट है 10,000 और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 8,000। तो ये फिगर याद रखिएगा, 10,000 कॉस्ट था और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 8,000 और आपने उसको बेचा 3,000 पे। मैं प्यार से वर्किंग नोट वगैरह समझाऊंगा सेल ऑफ मशीनरी बेटा। कॉस्ट कितना था 10,000 लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितना था 8,000, बुक वैल्यू बना 2,000 और आपने बेचा था 3,000 पे, ये प्रॉफिट हो गया 1,000। ये कहानी था, बट उन जनाब को समझ नहीं आया, अब उन्होंने सेल को सस्पेंस पे डाल दिया। तो ध्यान से सुनना, आज से आपके 10,000 का मशीन खत्म हो जाएगा कॉस्ट,
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी 8,000 खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट पे चला जाएगा 1000 प्रॉफिट पे। इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था ये देखो, जब आप मशीन बेचे हो तो पैसा आया है आपके पास सेल्स वैल्यू, तो करेक्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 3000 होना चाहिए। आपके मशीन चले जाएंगे 10,000 कॉस्ट पे मेंटेन किए हो, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चला जाएगा 8000 और फिर जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो प्रॉफिट पीएल पे चला जाएगा 1000। सो दिस इज करेक्ट एंट्री। बैंक पे 3000 ऑलरेडी आ चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 8000 माइनस होगा, मशीन से 10,000 माइनस होगा और पीएल अदर इनकम में 1000 डालेंगे। दिस इज करेक्ट एंट्री। इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या किया, इन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस लिखकर छोड़ दिया, सस्पेंस क्रेडिट साइड में 3000। तो बैंक तो सही लिखा इन्होंने, इसको कुछ नहीं करना, बट सस्पेंस गलत है, क्रेडिट किया। तो आज हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री लगाएंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000। तो आपके बुक्स में जो सस्पेंस क्रेडिट था सस्पेंस डेबिट उड़ी रहे, और बैंक तो चाहिए था लिख लिया, कुछ नहीं करना है। इन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, तो हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8000 लिखेंगे। उन्होंने मशीन भी नहीं लिखा, मशीन को कम नहीं किया, तो हम लोग मशीन को भी कम कर देंगे। और उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट भी दिखा देंगे। तो आज हम लोग ये एंट्री लगाएंगे आज। तो पता है ये सस्पेंस कट जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट, जो चाहिए था आ गया। अब ये एंट्री लगाने से क्या हुआ, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8000 कम जाएगा, आपका मशीन 10,000 कम जाएगा और अदर इनकम पे 1000 आएगा। तो आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से कुछ था, पहले से कितना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 116 था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उससे 8000 कम जाएगा 108। आपका पीएम एट कॉस्ट कितना था, पीएम एट कॉस्ट 520 ये भी कम जाएगा 10 का, तो 510 और अदर इनकम पे आ जाएगा 1000। सो इसका भी ट्रीटमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है, बट मैं डिटेल्स में कर दे, ऐसा एडजस्टमेंट बहुत मिलने वाला है दोस्तों आपको। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट। सो डेप्रिसिएशन नोट नंबर 5, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% ऑन कॉस्ट पीएम पे। तो कॉस्ट तो यहीं पे दिख गया 510 रुपया, तो 51 रुपीज डेप्रिसिएशन। और इसका एंट्री होता है बेटा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 51। तो आपका डेप्रिसिएशन चला जाएगा पीएल पे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपीई पे। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 108 था और 51 हो जाएगा प्लस 51 159। तो डेप्रिसिएशन सिंपल था दोस्तों। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स 30% बनाना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 30% बनाना है। तो पॉइंट नंबर 6, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 30% ऑफ पीबीटी। तो एक बार पीबीटी निकलने दीजिए, फिर उसका प्रोविज़न बन जाएगा 30%। इसका एंट्री होता है पीएल टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। पीएल तो पीएल पे आएगा ही, प्रोविज़न
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे आ जाता है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे। सो दैट्स इट दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग एक एक आइटम लेंगे और सबका पोस्टिंग करते चलेंगे जो जहाँ पे आता है। सो इस बार हम लोग शुरू करते हैं फिर से शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल 200 था और फिर एक टिक मार्क किया है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट भी देखते जाएंगे, टिक मार्क कर देना जिसमें एडजस्टमेंट है। 200 है और क्या एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट, 100 बढ़ गया तो 200 प्लस 100 तो शेयर कैपिटल में हो जाएगा 300। रिजर्व इन सरप्लस तो डॉन है, इसका वेट करेंगे, लास्ट में देखेंगे। रिजर्व इन सरप्लस आराम से देखेंगे। रिजर्व इन सरप्लस पे जेन रिजर्व, पीएल, एसपी सब आता है, आराम से देखेंगे। प्रॉफिट का वेट करते हैं। 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो बेटा सब हेडिंग में लिख लेता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर 135। और भी कोई है क्या, नहीं है, बट यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है 13.5 होता है, 14 दिया है, इसका भी एक नोट बना लेते हैं बेटा। डिवेंचर इंटरेस्ट 10% ऑफ 135 13.5 और पेड है 14, तो प्री पेड हो गया बेटा, प्री पेड 0.5 प्रीपेड, प्रीपेड इंटरेस्ट। सो प्रीपेड इंटरेस्ट का एंट्री आप लोग को बेसिक्स में सिखाए थे। प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट अदर करेंट एसेट्स पे डाल देंगे, अदर करेंट एसेट्स, और फिर इंटरेस्ट से माइनस, यानी आपने 14 दिया है 13.5 हो जाएगा माइनस 0.5। तो आप पीएल भी साथ में ही बना रहे हो, तो पीएल ओके। फॉर्मेट का आइटम्स पहले लिख लेते, बाद में फिगर्स लिखते, अभी समझाया था ना। लाइब्रेरी साइड में और क्या क्या आ रहा है बेटा, रिजर्व इन सरप्लस, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, टोटलिंग बाद में करेंगे, आइटम्स बाद में लिखेंगे। और फिर अब चलते हैं एसेट साइड में, पी पी ई, एसेट्स में पीपी था, इंटेंजिबल नहीं है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पीपी, ट्रेड रिसीवेबल सीसी हो गया पीएल। और एक अभी एडजस्टमेंट से क्या क्या दिख रहा है बेटा, एक अदर करेंट एसेट्स भी है, अदर करेंट एसेट्स एडजस्टमेंट से बोनस शेयर्स पे कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन तो रिजर्व एंड सरप्लस पे आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व पीएल आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, अदर इनकम तो बाद में, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी बन जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया। अब हमारा बैलेंस शीट का भी आइटम्स हो गए। अब हम लोग पीएल पे लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, और एक्सपेंसेस में बेटा कंज्यूम तो नहीं है, एडजस्टेड परचेज दे दिया है बेटा, एडजस्टेड परचेज। चेंज इन इन्वेंट्री नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी नहीं दिख रहा है, तो फाइनेंस कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है, ये पीबीटी आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स पैट आ जाएगा। सो आइए देखते हैं अब सब आइटम एक लाइन से। शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर्स हो गया, जनरल रिजर्व, पीएल, एसपी, रिजर्व एंड सरप्लस पे जाएगा, बाद में बनेगा वो। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 473, ऐसे दो चार बार दो तीन सम्स कर लोगे ना, पूरा फ्लो में आ जाएगा, इसी तरह से करना पूरा फॉर्मेट बनाकर। और क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में 35, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपी पे, सस्पेंस तो हट ही जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपी पे आएगा, पीपी पे ध्यान रखना। सो लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट
148 था, इसमें टिक मार्क करके रखना, एडजस्टमेंट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग में 97 प्लस कर देना और हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का काम। फिर पीएम में भी टिक मार्क रखना, 520 था, क्या एडजस्टमेंट है पीएम पे? पीएम पे सर पीएम बेचा है -10। सर पीएम में तो डेप्रिसिएशन भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, तो नोट्स ही बना के रखें, -159 तो 596। तो पीएम में पीएम 596 चेक कर लेते, फीड कर रहे हैं तो सही जा रहा है क्या? हाँ सही जा रहा है, आपको ऐसे ही करना है। ये खत्म। इसका दूसरा एडजस्टमेंट्स भी आएगा रिजर्व इन सरप्लस पे, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल पे, और क्लोजिंग स्टॉक भी 65 58, ट्रेड रिसीवेबल 65 और 58। बैंक बैलेंस सीसी पे 14, बैंक बैलेंस सीसी पे 14, बैंक बैलेंस सीसी पे हाउ मच 14। देखिए कितना जल्दी से हो जा रहा है दोस्तों। एडजस्टेड परचेज पीएल में 226 सेम फॉर्मेट मेंटेन करना है। फैक्ट्री 40 प्लस 22 प्लस 20, अदर एक्सपेंसेस पे 82, अदर एक्सपेंसेस पे 82, डेप्रिसिएशन भी आएगा बेटा, डेप्रिसिएशन भी आपको दिखाना है। डेप्रिसिएशन आपको वर्किंग नोट पे लाए थे, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन 51 पीएल पे आएगा, पीएल लिखा हुआ है। ओके, सो डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन दिखा देना बेटा, 51, डेप्रिसिएशन 51। नाउ फैक्ट्री हो गया, एडमिन हो गया, शेयरिंग, डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट 14 है, एडजस्टमेंट्स था तो 14 है, तो फिर .5 माइनस किए थे प्रीपेड, तो 13.5 हो जाएगा बेटा, 13.5। हाँ बस ये बात थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ये इंस्टीट्यूट ना अपने स्टेटमेंट में 14 कर दिया और बाद में फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताया, तो आपको 13.5 ही लिखना है, ध्यान रखना बेटा। खत्म होने जा रहा है, ये भी खत्म, सब खत्म। अब हमारा रिजर्व इन सरप्लस पेंडिंग रहेगा, डेप्रिसिएशन भी हो गया, सो एडजस्टमेंट 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, और रिजर्व तो प्रॉफिट से आएगा और टैक्स खत्म। तो फटाफट पीएल ही तो डिस्टर्ब करता है ना। अदर इनकम में कितना रुपया था? 1, तो 473 प्लस 1 474, 474 से 226, 13.5 51 प्लस 82, 372.5 माइनस करेंगे 474 से, तो 101.5, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स 30% बोला है, इंटू 0.3, 30.45, तो 71.05। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक एंट्री का जगह छोड़ के आते हैं, ऐसे आपको चाहिए नहीं, फिर भी आपको बच्चा समझ के प्रोविजन फॉर टैक्स आया था हाउ मच बेटा? 30.45, 30.45। पीएल से तो माइनस कर दिए, बैलेंस शीट में दिखा देंगे 30.45, बैलेंस शीट में 30.45, 30.45, 30.45, यस आ गया 30.45। अब हम लोग देखते हैं रिजर्व में कितना जाएगा, 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो बेटा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71.05, 71.05 का 10%, 7.105,
7.105 विल बी रिजर्व। तो पीएल से तो माइनस हो ही गया और नोट्स टू अकाउंट्स में, और फिर रिजर्व में प्लस करेंगे। एक रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बना देता हूँ मैं अच्छी तरह से। रिजर्व एंड सरप्लस पे पहले आपका जेंडर रिजर्व 90 है, जेंडर रिजर्व 90 है, माइनस एडजस्टमेंट से देख लेंगे एसपी रिजर्व यूज़ किए थे बोनस शेयर के लिए 73, और अभी अभी रिजर्व बनकर आया है तरोताजगी 7.105। सो 90 माइनस 73 प्लस 7.105 24.105। फिर नेक्स्ट आइटम देखिए SP 27 था, उसको बोनस शेयर के लिए खा गए 0। रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने करके आया, सारा वर्किंग नोट चेक कर लेना रिवैल्यूएशन सरप्लस, और जो आइटम जहाँ पे आएगा लिख के भी रखना, कभी छूट भी जाएगा तो वेरीफाई में मिल जाएगा 97। नाउ पीएल महाराज हाजिर हो। पीएल ओपनिंग पीएल कितना था 48 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 71.05 माइनस रिजर्व में कितना भेज दिए 7.105। सो 48 प्लस 71.05 minus 7.105, that comes to 11,111.945 plus 24.105 plus 97 233.05। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस महाराज आ रहे हैं 233.05 प्लस 300 प्लस 135 प्लस 35 प्लस 30.45, तो ये 733.5 और इधर भी 733.5 आना चाहिए। 596 प्लस 58, आप लोग भी कैलकुलेट करना, प्लस 65 प्लस 14 प्लस 0.5 733.5। सो ये देखिए आपका पीएल बैलेंस शीट एक साथ डन। तो हमने क्या नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट में आप लोग को बता दिए थे, आप लोग मैनेज कर लेना। और बेटा क्या करना है हम लोगों को, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स देंगे, तो एडजस्टमेंट्स का 2 ट्रीटमेंट होगा। ऊपर के आइटम्स पे टिक मार्क कर देना, जैसे लैंड पे था तो लैंड पे, पीएम पे था तो पीएम पे, जनरल रिजर्व पे था तो जनरल रिजर्व पे, एसपी पे था तो एसपी पे, पीएल पे था तो पीएल पे, शेयर कैपिटल पे था शेयर कैपिटल पे, प्रोविजन डेप्रिसिएशन, इन सब को लिखते समय एडजस्टमेंट्स को भी देख लेना। और एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट क्या होगा, वो इधर ही यहाँ पे प्लस माइनस करके रख देना, और आप लोग यही प्रोसेस फॉलो करना, बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट ड्रॉ करके क्वेश्चंस पेपर को देखकर सिर्फ आइटम्स को लिख लेना, अमाउंट आराम से धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैलकुलेटर से प्लस माइनस करके लिख लेना। अब एक बार बैलेंस शीट पीएल मिल गया, मिल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, उसमें तो कोई बड़ा बात ही नहीं है, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा, रिजर्व में जाता है। एंड बिलीव मी दोस्तों, इस तरह से करोगे ना तो आपका समय भी बचेगा और आप पूरा 14 में 14 मार्क्स लाओगे। 3 नोट्स को ज़्यादा ध्यान देना है, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, पीपी, बाकी सब तो हो ही जाएगा। सो इसी फॉर्मेट पे आपको सारे सम्स करने हैं। एक बार मैं एमटीपी में 25 भी रैपिड फायर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब जो भी आइटम्स आएंगे ना तो मोस्टली आपका डिस्कस किया हुआ ही टॉपिक आएगा। आइए देखते हैं। अनमोल लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस, परचेज तो पीएल, वेजेस सैलरीज पीएल, रेंट पीएल, रेंट्स एंड टैक्सेस पीएल, सेलिंग पीएल, डायरेक्टर फी को
अदर एक्सपेंसेस पे डाल देना। डायरेक्टर रेमुनरेशन एम्प्लॉय हुआ तो एम्प्लॉय बेनिफिट पे, अदरवाइज फी वगैरह सिटिंग फी रहेगा तो अदर एक्सपेंसेस पे डाल देना। बेड डे पीएल, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल, लैंड पीपी, फैक्ट्री बिल्डिंग पीपी, प्लांट मशीनरी पीपी, फर्नीचर पीपी, ट्रेड रिसीवेबल ही है, एडवांस इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओपनिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश सीसी, सेल्स, आरएफओ, कमीशन, अदर इनकम, शेयर कैपिटल जानते हो, रिजर्व इन सरप्लस का, रिजर्व इन सरप्लस पीएल, और एसपी जानते हो, लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल का खुद का घर है, और ये सब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ओल्ड पीडीडी है, ये बैड डेट प्लस न्यू पीडीडी लेस ओल्ड पीडीडी, बिल्स पेबल ट्रेड पेबल पे आएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल दिस, ये तो डिस्क्लोजर के लिए। रेंट 20,000, वेजेस 156 आउटस्टैंडिंग। तो आप लोग को क्या करना है, यहीं पे इसका 2 ट्रीट पे लिख लेना है। तो रेंट पे प्लस, तो रेंट पे टिक मार्क कर देना, और वेजेस में भी टिक मार्क कर देना। और फिर आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है तो अदर करेंट लायबिलिटीज़, अगर यहाँ पे अदर करेंट लायबिलिटीज़ नहीं भी है तो यहाँ से दिख जाएगा, तो फॉर्मेट में अदर करेंट लायबिलिटीज़ भी लिखना है आपको। प्रोवाइड 10% प्लांट एंड मशीनरी, 10% फर्नीचर WDV पे, तो WDV तो निकल ही जाएगा बेटा। यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग दिया है 36,80,000, और फैक्ट्री बिल्डिंग का लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन 184, तो 3680 माइनस 184 पे परसेंटेज सक जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह सक जाएंगे। पीडीडी 5% ऑन डेटर सक जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट सम में पढ़ाए थे। ट्रांसफर टू रिजर्व लास्ट सम में पढ़ाए थे। टर्म लोन सिक्योर एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर ड्यू होने वाला है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, डिस्क्लोजर, और ये भी डिस्क्लोजर। बेटा 10 एडजस्टमेंट देख के डरने ही मत, बेटा ये 20 नंबर का समय अब कंजूस आपको 14 मार्क्स ही मिलने वाला है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सक जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक साथ ही फॉर्मेट बना के करना। एंड सिमिलरली सारे सम्स ऐसे ही है, अब कुछ बताने का नहीं है। सो इस चैप्टर में क्या है ना बेटा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही सकते जाओगे, प्रैक्टिस ही चाहिए, नॉलेज तो एकदम डन ही हो गया। सो आई होप अब ये हो जाएगा आप लोगों का। बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, दिस ये वाला सम में आगे चलकर किसी बेसिक्स के लेक्चर में कवर करूँगा, ये जरूर से आपको देखना है। लास्ट सम हाजिर हो, ये P14, ये एक सम है, चलिए कंपनी फाइनल अकाउंट का नहीं है, नॉर्मल है। ये PL मांगा है, नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न बेसिस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं है, तो अभी कर लेते, 5 मिनट लगेगा। गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं है तो एसेट्स को सेल करेंगे तो सबको रियलाइजेबल वैल्यू पे लिख देंगे, एसेट्स को भी रियलाइजेबल वैल्यू पे लिख देंगे, बिजनेस बंद होने वाला है। और पीएल पूछा है, आइए फटाफट देख लेते, 2 मिनट लगेगा। बैलेंस शीट ऑफ क्लोज ट्रेडर 31 मार्च 23 को दिया है, और फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 23-24, ये ओपनिंग हो गया। तो ये कैपिटल है, पीएल है, 10% लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, डेफर्ड एक्सपेंसेस, कैश। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ फिक्स एसेट 8 ईयर, पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट्स, नेट रियलाइजेबल दिस। बेटा दुकान बंद करने वाला है तो 8 साल लेके अचार थोड़े ना बनाएंगे, अब इसको रियलाइजेबल वैल्यू 325 पे दिखाएंगे, तो 360 का माल 325 हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 360 माइनस 325, 35,000 डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। परचेज इन सेल्स 22 लाख 50, 27 लाख 50, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है द कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 2 लाख 250, कॉस्ट देख के क्या करेंगे, दुकान बेचेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक 250 दिखा देंगे। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 78,000 डायरेक्टली दिखा देंगे। डेफर्ड एक्सपेंसेस को नेक्स्ट 5 साल लेके अचार थोड़ी ना बनाएंगे, तो डेफर्ड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देंगे पीएल में 50,000। बस 2 पॉइंट। सन्डी डेटर्स 35,150 में 5,000 डाउटफुल है, एंड कलेक्शन ऑफ 25 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल रीइंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड टू कस्टमर, और 25,000 तभी देगा कस्टमर का काम पूरा कर, दुकान बंद कर रहा है तो काम पूरा तो ना करेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा,
25 और 5 30,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर 75 लाइकली टू सेटल एट 10% डिस्काउंट। वाओ, दुकान बंद करे, डिस्काउंट क्रेडिटर को पैसा दे के खत्म करेंगे तो क्रेडिटर डिस्काउंट देगा बाई डिस्काउंट 7,500। कैश बैलेंस तो चाहिए नहीं। देयर इज अर्ली पेमेंट पेनल्टी ऑफ लोन, लोन का पेनल्टी होगा, अर्ली पेमेंट करेंगे तो 25,000 और ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। सो ये सब भी देख लीजिएगा आप लोग। सो दैट्स इट, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। तीन सेशन लिया आप लोगों का। फर्स्ट सेशन में डिविडेंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ही हुआ था, नेक्स्ट सेशन पे बैलेंस शीट के पूरा कंप्लीट एंड दो सम्स, एंड थर्ड सेशन पे पीएल पूरा डिटेल्स पढ़ा है, एडजस्टमेंट सिखाए एंड दो सम्स आपको विथ टेक्निक्स वगैरह समझा दी, हाउ टू सेव टाइम। एक नॉट गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न एजम्पशन नॉट एप्लीकेबल का सम्स करा दीजिए, यूनिक सम, इसके बैलेंस शीट भी चाहिए, बैलेंस शीट आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी मैं एमटीपी का सेशन लाऊंगा तो 25 या 26 पे एमटीपी में फिर से डालेगा ये इंस्टीट्यूट, तो मैं और एक बार समझा दूंगा बैलेंस शीट के साथ। दैट्स इट, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जरूर से कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा हाउ यू हैव एंजॉयड दिस, एंड डेफिनेटली इट शुड सेव योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।